लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। और बहुत ही आराम से और प्यार से चीज़ों को समझना। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं। हमारे देश के अंदर आपने सुना होगा पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, लेकिन अब है वन नेशन वन टैक्स। ऐसा क्यों? उसी के साथ साथ हम अपने फील्ड की बात करेंगे, कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट के अंदर इतने मल्टीपल अमेंडमेंट्स एक्ट क्यों आए, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या कारण है, वो भी हम समझेंगे इसी के अंदर। उसी के साथ साथ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है और इसका कनेक्शन हमारे कंपनी लॉ के साथ क्या किया गया है, ये भी हम समझेंगे। और ये कहाँ से शुरुआत इसकी हुई, तो इसकी हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टोटल 190 कंट्रीज़ की रैंकिंग प्रिपेयर करती है। वर्ल्ड ट्रेड से ही आपने बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ी होंगी। WTO की फुल फॉर्म है ना, WHO की फुल फॉर्म, ILO की फुल फॉर्म। तो ये जो हमारी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका बेसिकली जो मेन एम है वो है पूरे विश्व में व्यापार को सही तरीके से आगे बढ़ाना, सही तरीके से लेकर जाना और एक ट्रू मैनर में बिजनेस हो सके। तो उसी वजह से ये रैंक प्रिपेयर करते हैं। इनकी साइट पर जाकर कोई भी जाके कंट्री की रैंक देख सकता है और रैंक के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सपोज अगर कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब वहाँ की रैंकिंग अच्छी होगी, और अगर हमारी कंट्री की रैंकिंग अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब मुद्दा ये उठता है कि जो रैंक बनती है ये किस बेसिस पर बनती है, तो इसके देखिए ये पॉइंट्स हैं क्या क्या। स्टार्टिंग अ बिजनेस का मतलब क्या कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने दिन के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे सपोज करिए आप कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी के थ्रू बिजनेस करना चाहते हो, तो मैक्सिमम कितने दिन के अंदर कंपनी बन के स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री की बात करूं और इंडिया की कंपनी लॉज की हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने दोनों चीज़ों से ही मुझे आइडिया है। कंपनीज एक्ट 1956 में मैंने खुद भी पढ़ाई करी थी, कंपनीज एक्ट 1956 की मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करी थी और कंपनीज एक्ट 1956 को मैंने पढ़ाया भी था एज ए टीचर। उसके बाद हमारे पिक्चर में आया 2013, तो मैं आपको ना पुरानी चीज़ों से यहाँ तक लिंक कर सकती हूँ। तो जरा हम समझते हैं स्टार्टिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अगर हम 1956 की बात करें, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस कैसे? सबसे पहले मुझे बताइए कंपनी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर होंगे तभी तो कंपनी चलेगी और मेंबर्स होंगे तभी तो कंपनी चलेगी। तो वहाँ पे पता है क्या था, पहले डायरेक्टर अपॉइंट होते थे, फिर फॉर्म फाइल होता था, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन। तो बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि अब एक काम करेंगे, इंटीग्रेटेड प्रोसेस होगा कंपनी को बनाने का, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी इन्होंने खत्म कर दिया। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या, जैसे मैं आपसे कुछ और चीज़ें लिंक करती हूँ और उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें अपने दादाजी की शादी के बारे में पता है या उन्होंने आपसे डिस्कस किया कि हमारी शादी कैसे हुई थी? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? दादाजी के बारे में, मम्मी पापा के नहीं, दादाजी के बारे में। आपने कभी उनसे बैठ के पूछा हो आपकी शादी कैसे कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस होता था? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? लाइव स्टूडेंट्स को किसी को कोई आइडिया है कि पुराने समय में शादियां कैसे होती थी? यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को लिंक करना है और आपको बड़ा अच्छा बेस क्लियर भी हो जाएगा। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? नो आइडिया। किसी को भी आइडिया नहीं है। ऐसा क्यों? लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। रीजन? कारण कभी पूछा ही नहीं। मैम ये क्वेश्चन कैसा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमारे दादा दादी जब हम हुए थे ही नहीं थे, या हम उनके साथ नहीं रह पाए, या हम उनसे फ्रैंक नहीं थे, या वो हमसे मिल नहीं पाए, या हमने उनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अब से 14 साल पहले जब मैं क्वेश्चन पूछती थी तो क्लास में से ऑलमोस्ट 50% बच्चे बता देते थे। अब कुछ दिनों बाद, अब से मतलब और 15-20 साल बाद जब मैं पूछूंगी आर यू अवेयर अबाउट दादा दादी जी, आई डोंट नो मैम, रियली आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए ये समय का अभाव है और कोई बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि पुराने समय में आज से 70 साल पहले शादी किस तरीके से होती थी, या आज से 50 साल पहले शादियाँ कैसे होती थी। शादी का ना एक प्रोसेस स्टार्ट होता था। सबसे पहले एक येलो कलर का कार्ड जाता था, इनविटेशन कार्ड, और इनविटेशन कार्ड उसको पीली चिट्ठी बोला जाता था, जो कि एक इनविटेशन होता था कि भाई अब शादी की रस्में स्टार्ट की जाएगी, वो स्टार्ट होती थी। फिर उसके बाद लड़की वाले लड़के के घर आते थे, उसका रोका होता था। फिर लड़के वाले लड़की के घर जाते थे, उसका रोका होता था।
उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फाइनली शादी स्टार्ट होती थी। और शादी कितने दिन तक चलती थी? मतलब अगर लड़के वाले लड़की के घर पहुंच गए तो 3-3 दिन स्टे कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मतलब वही सब चल रहा है। 3 से 5 दिन शादी हो जाती होती है, और शादी होने के बाद भी शादी नहीं होती थी। मतलब शादी हो गई फिर भी शादी कंप्लीट नहीं। क्यों? कारण है उसके पीछे। शादी के कुछ सालों बाद गोना किया जाता था। अब ये गोना कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। पहले ना छोटी छोटी एज में ही बच्चों की शादी कर देते थे। जैसे कि लड़की की एज 12 साल है, शादी कर दी, 13 साल है, शादी कर दी, बाल विवाह किया जाता था। अब मान के चलिए बच्चे की शादी आपने 12-13 साल की एज में कर दी है, शादी तो हो गई, बट शी इज़ नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फैमिली एंड टू हैंडल और टैकल द वर्कलोड ऑफ फैमिली। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को वापस उसके घर भेज देते थे, और 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद फिर लेकर आते थे। तो तब जाके फाइनली वो अपने फैमिली के साथ एडजस्ट होती थी। दिस इज द रीजन। लेकिन आज के डेट में शादी कैसे होती है? आज की डेट में शादी कैसे होती है ये आप जानते ही हो। कोई कोई तो एक ही दिन में सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, कोई कोई तो प्रोग्राम ही नहीं करता, ऑन पेपर्स ही शादी कर लेते हैं। कौन इतनी फॉर्मेलिटीज में पड़ेगा, कुछ नहीं रखा, चलो छोड़ो। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठता है कि समय के हिसाब से हमें चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। लॉ भी यही कहता है कि जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट होगी हमें अपने यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। एक समय था जब कंपनी बनाने में हमारे यहाँ 2-2 महीने लगते थे, एक समय है जब कंपनी हम 2 दिन में बना देते हैं। फर्स्ट रैंक की कंपनी अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, सिंगल डे में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। वाई इंडिया के अंदर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक बड़ा बदलाव प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी और आपको समझ में भी आएगा कि लिटरली मैम आप बहुत सही कह रही हो। तो देखिए जरा, आप जरा यहां पे देखिए क्या है। इसे पढ़ते हैं, ये क्या किया गया। मैं आपको सारी चीजें जीरो बेसिक से लेके चल रही हूं। ये क्या है जरा देखिए, व्हाट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर? ये क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और अगली लाइन पे ध्यान देना, अगला शब्द पे ध्यान देना, स्पीडी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड सर्विस इन लाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या वर्ड यूज किया? इन लाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब ये क्या है जरा देखिए, CRC गुड़गांव मानेसर में सेंटर बनाया गया, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब ये क्यों बनाया? गुड़गांव मानेसर के अंदर ये पूरा सेंटर सेटअप किया MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। पर क्यों किया? क्या वर्ड यूज किया? ताकि हम कंपनी को स्पीडली इनकॉर्पोरेट कर सके। क्या कर सके? कंपनीज को स्पीडली इनकॉर्पोरेट कर सके। लेकिन उससे पहले क्या था? अगर हम उससे पहले देखें तो उससे पहले क्या सिस्टम था? उससे पहले आपके MCA एक ही ऑफिस में सारे काम हो रहे थे, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, चाहे कंपनी का डिन है, डायरेक्टर है, सब काम। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहले ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का एक सेंटर अलग बना देते हैं, और वहां पे सिर्फ एक ही काम होगा। क्या? वहां सिर्फ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा। ऑल ओवर इंडिया कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करेगा उसका सिंगल डे में फॉर्म क्लियर, क्योंकि वो सेंटर सिर्फ उसी काम के लिए है, डेडिकेटेड सेंटर। पर डेडिकेटेड सेंटर क्यों बनाया गया बताइए? डेडिकेटेड सेंटर इसलिए बनाया गया ताकि हम इंडिया के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्पीडली कर सके। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या कर सके? स्पीडली। क्या इससे बिजनेस स्टार्ट होने में आसानी हो जाएगी? आंसर इज यस। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फॉर्म नजर आ रहे हैं, ये फॉर्म जो है यहाँ पे फाइल किए जाते हैं। कौन कौन सा? स्पाइस प्लस, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। स्पाइस प्लस एजाइल प्रो, नाम भी देखिए कैसा है, स्पाइस प्लस एजाइल प्रो। एक फॉर्म बनाया गया है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है, जिसके अंदर सारे काम जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरत है वो एक ही फॉर्म से हो जाते हैं। जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना, अगर किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए डिन चाहिए, वो भी इसी फॉर्म से हो जाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नाम अप्रूव कराने के लिए पहले नेम अलग से अप्लाई करते थे, फिर नेम का वेट करते थे
कि आरओसी ना नेम रिजर्व कर देगी, फिर हम आगे स्टेप लेंगे। अब ऐसा कोई झंझट नहीं, नेम भी एक ही फॉर्म से, डिन भी एक ही फॉर्म से, डायरेक्टर भी एक ही फॉर्म से, इनकॉर्पोरेशन भी एक ही फॉर्म से। और आगे सुनिए, अब कंपनी एक्ट में अगर सीओआई आ भी जाता है तो भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अदर फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, टीडीएस रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए इन्होंने कहा एक ही फॉर्म से वो भी काम हो जाएंगे। पीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी सर्विसेज एक फॉर्म में डाल दी। अब बताइए इससे क्या हुआ होगा? बिजनेस स्टार्ट करना क्या हो गया? आसान। पर ऐसा हमारे देश के अंदर क्यों किया गया? हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी हम चलते हैं और आपको नजर आ जाएगा वहां पे देख के कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का सिस्टम है। देखिए जरा आप, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम बहुत पीछे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम बहुत पीछे थे बच्चों, बहुत ज्यादा पीछे। क्यों? उसकी मैं आपको सुनवाऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर तरीके से, आप खुद देखोगे। ये साइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको सिखाना है, रटाना नहीं है, समझाना है, करना आपको ही है। ये देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसके अंदर आप देखोगे इकोनॉमीज आर रैंक्ड ऑन देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 1 to 190। A high ease of doing business ranking means regulatory environment is more conducive starting operation of local firm. Ranking are determined by sorting aggregate score. कितने पॉइंट के बेसिस पे जरा बताना? 10 point basis consisting several indicators giving equal weight. 10 टॉपिक से बराबर बराबर वेट है सबका। रैंकिंग फॉर ऑल इकोनॉमीज बेंचमार्क कब का है? 2019। अब नीचे देखते हैं, ये देखिए नंबर 1 पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन है? न्यूजीलैंड। नंबर 2 पे अभी पहुंच गए सिंगापुर, पहले नंबर 1 पे आपकी सिंगापुर ही थी। इसी तरीके से आपकी ये सारी जो हैं लगभग सभी कंट्रीज यहाँ पे कवर हो जाती हैं, अप टू 190 कंट्रीज। इंडिया की रैंक क्या होगी? एनी आइडिया? 60+ में है अभी, लेकिन पहले इंडिया की पोजीशन बहुत एडवर्स और बैड कंडीशन थी इन 2015। आप अगर सिनेरियो और हिस्ट्री उठा के देखो तो 2015 के बाद ही अमेंडमेंट स्टार्ट हुई है, क्योंकि इन्होंने इस पे ध्यान दिया। अब देखिए आप एक बात बताइए, आप बिजनेसमैन हो, आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप तो यहाँ रैंक ढूंढोगे ना, जिसकी रैंक अच्छी होगी वहां इन्वेस्ट करोगे, जिसकी रैंक अच्छी होगी। अगर इंडिया की पुअर रैंकिंग है तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत थी? अपनी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे, अब हमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं। रैंक विद ग्रुप, स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग इन कंस्ट्रक्शन परमिशन, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट। अच्छा आप क्या बता सकते हो इंडिया के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे कौन सी सिटी है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हो या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना ही कि अपने सिलेबस तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि अगर अपने सिलेबस तक में सीमित रहती तो आपको इतनी एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता सकती। ये तो आपके सिलेबस में अभी आया है, मैं तो 2015 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ा रही हूँ बच्चों को। कितने बैच निकल चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है ये जरूरत है, बच्चे को पता होना चाहिए। बता सकते हो इंडिया के अंदर नंबर 1 सिटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? एनी आइडिया? बस नाम अच्छा तो सिटी भी अच्छी। और कोई बच्चा? हाँ जी, दिल्ली वाले दिल्ली को बताएंगे। एनी आइडिया? हाँ जी, नहीं। और कोई बच्चा? हाँ नहीं, और सोचिए थोड़ा सा। और बताइए, और सोच के बताइए। नो, बहुत पास है आपकी ओर। नो, नो, नहीं, लुधियाना। हाँ जी, लुधियाना, पंजाब स्टेट नंबर 1 पे है। लुधियाना में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है, बहुत अच्छे लेवल पे। बहुत अलग अलग साइकिल के पार्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं वो, वीविंग्स में तो है ही, कॉटन, टेक्सटाइल, बहुत अलग अलग चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 एक्सपोर्ट सिटी है।
लुधियाना की अगर हम बात करें तो लुधियाना नंबर 1 पे आती है अगर हम अपनी कंट्री की बात करें। उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और कुछ कॉन्सेप्ट्स की हम अगर बात करें, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो मैं आपको कुछ बदलाव बताना चाहती हूँ कि इसकी वजह से क्या क्या बदलाव हमारे देश के अंदर आए, मतलब हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए। आपको अगर ये हिस्ट्री पता होगी तो आप इन फ्यूचर जो मैं लॉज आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा ये लॉ क्यों आया। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया और इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, स्पाइस प्लस एजाइल प्रो एंड ऑल दैट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए हमारे देश के अंदर क्या है, मतलब जब हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोटेक्शन है, कोई बच्चा बता सकता है? आज की क्लास में पढ़ाया मैंने, आज की क्लास में पढ़ाया। कमाल की बात ये आज ही की क्लास में पढ़ाया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कोई सेक्शन है, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो। आपके पास मास्टर समरी है ना, खोलिए जरा उसे, मास्टर समरी खोलिए जल्दी से। सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 245 क्या लिखा है जरा देखना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये सेक्शन 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे वो जरा समझते हैं। और जब तक हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे हमें मजा भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जरा हम देखते हैं एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ आपको जिसके आधार पर हमारा सब कुछ है। मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना जा रही हूँ, पीछे बैक हिस्ट्री में हम चलते हैं। सत्यम स्कैम में, सत्यम कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1987। स्कैम देखना कितना बड़ा था, उस स्कैम का इतना असर आया कि हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसमें जो सेक्शन 241 से लेके 245 है जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इसी स्कैम की वजह से था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें जो इस स्कैम की वजह से आई। तो जब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको पार्लियामेंट हिस्ट्री सुनवाऊंगी, पार्लियामेंट डिबेट सुनाऊंगी, वो भी सत्यम स्कैम की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सत्यम एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1987। फोर्थ फास्टेस्ट IT कंपनी थी इंडिया में, 40,000 एम्प्लॉयज थे, रेवेन्यू $2.1 बिलियन। फर्स्ट इंडियन लिस्टेड कंपनी जो 3 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी, जो कि न्यूयॉर्क में थी, डाउ एंड यूरोनेक्स्ट यूरोप में। आपको ये स्टॉक एक्सचेंज भी पढ़ने हैं। पहले तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के नाम से प्रोफेशनल में एक पेपर हुआ करता था, तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी। सत्यम जब 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी तो एज ए प्राइवेट कंपनी थी, और आप जानते ही हो पहले तो कंपनी प्राइवेट होती है, फिर उसके बाद क्या बन जाती है, पब्लिक, फिर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई। सत्यम ने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स स्टार्ट किए। 1999 में सत्यम का एक नया जॉइंट वेंचर था और 30 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर चुका था। 2007 के अंदर ऑफिशियल IT सर्विस प्रोवाइडर फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था इन्होंने। बिकम द फर्स्ट एशियन कंपनी टू फीचर इन द ट्रेनिंग मैगजीन्स। 2008 में देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था इन्हें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय लंदन काउंसिल। मतलब इतनी रफ्तार से कंपनी, और ये नेट प्रॉफिट्स उन्होंने देखे। आगे देखिए कन्फेशन क्या था, ये राजू, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, रामालिंगर राजू जो चेयरमैन थे इसके, none of the board member past or present had any knowledge situation in which company is placed. He inflated cash and bank balance of rupees 5,040 crore against 5,361 करोड़ रिफ्लेक्टेड इन बुक्स। ये सब इनकी लॉसेज हुए। फिर उसके बाद आगे चलते चलते इसमें क्या हुआ कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें आपको भी पता भी नहीं होंगी। यहाँ पे जो ऑडिटर थे, एक्चुअली वो ऑडिटर्स भी इनके साथ आ गए थे, ऑडिटर भी इनके साथ जुड़ गए थे। ऑडिटर ने भी इनकी सही ऑडिटिंग नहीं करी और स्कैम हुआ, क्योंकि बिना ऑडिटर के तो स्कैम हो ही नहीं सकता। जब तक ऑडिटर सही से रिपोर्टिंग नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑडिटर भी इनके साथ मिले हुए थे। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, अब यहाँ देखिए, स्मॉल होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इनिशियली लो 8%, रिड्यूस 5%, ड्रॉप 3.8%। फिर आगे चल के इन्होंने क्या किया, फेलियर ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के क्या क्या फेलियर से इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर किया, सही चीजें नहीं बताई। और उसके बाद 9 जनवरी 2009, अब एक वर्ड आएगा यहाँ पे CLB। अब ये CLB क्या है, ये है कंपनी लॉ बोर्ड। क्या बोला मैंने,
कंपनी लॉ बोर्ड, जो आज की डेट में पावर हमारी सारी एनसीएलटी के पास है, वो पुराने टाइम में किसके पास हुआ करती थी? सीएलबी। सीएलबी की पावर किसके पास ट्रांसफर हो गई है? एनसीएलटी। तो सीएलबी ने क्या किया था? सस्पेंड किया था करंट डायरेक्टर सत्यम एंड अलाउ गवर्नमेंट टू अपॉइंट 10 न्यू नॉमिनी डायरेक्टर। तो फिर आपने टेक महिंद्रा सुना होगा, टेक महिंद्रा, उन्होंने इसको परचेज किया था सत्यम को। तो टेक महिंद्रा ने इसे परचेज किया एंड बोथ कंपनीज लीगली मर्ज इन 2013, और ये कब मर्जर हो गया था? 2013 में। तो इट मीन्स अब ये देखिए, अब क्या नई, इससे क्या नया इंपैक्ट आया आपको आगे चल के मैं बताऊंगी। अगर कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग रखेगा तो उसे वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे आया था, क्या बताना जरा, डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। एक ऑडिटर का रोटेशन होगा, एक ही ऑडिटर फिक्स नहीं रहेगा कि बस वही है, उसको क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। लिमिटेड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज नोट टू अपॉइंट और रीअपॉइंट, ऑडिटर फर्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, और इस तरीके से हमने बड़े सारे चेंजेस किए। लेकिन मुद्दा ये उठता है, आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ और उसका हिंट मुझे देना। आप सब लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर परचेज किए और हमने आपके साथ डिच किया, आपको लॉस पहुंचा दिया। एक्स लिमिटेड के, तुमने एक्स लिमिटेड के शेयर परचेज किए और एक्स लिमिटेड ने तुम्हें बड़ा सारा लॉस दिया। अब जब एक्स लिमिटेड ने तुम्हें बड़ा सारा लॉस दिया तो उस स्थिति में अब क्या होगा? अब मान के चलिए लॉस तो आपको हो गया, बाद में पता चला जी हमने फ्रॉड किया था, हाँ किया था। अब क्या करें? अब क्या हो सकता है? अब क्या पॉसिबिलिटीज है? अब क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल समझिए। लॉ ने क्या किया कि जो प्रमोटर थे उनको उठा के जेल में डाल दिया जेल में। आपको लाख लाख रुपीस का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? आपको तो जो होना तो हो चुका ना, आपका लॉसेस हो गए। अब ऐसी स्थिति में लॉ ने कहा देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। मान के चलिए आपने प्रमोटर को फांसी पे चढ़ा दिया, उसे मार भी दिया, उससे तुम्हें क्या फायदा मिला? कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे प्रोविजन चेंज हुए और बदलाव ये आया कि अब जो है ऐसे काम चल ही नहीं सकता। कि क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे प्रोविजन बनाने पड़ेंगे जो इन्वेस्टर के जो भी नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसकी भरपाई कर सके। मैंने बहुत अच्छा वर्ड बोल दिया कि फाइनेंशियल लॉसेस की क्या कर सके? भरपाई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर नए सेक्शंस आए। अब अगर किसी का ऐसे नुकसान होता है तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से कंपनसेशन की क्लेम करेगा। सर कंपनी गई भाड़ में, कंपनी को जाने दो, बंद होने दो, हमारा जो नुकसान हुआ वो हमें पे कर दो, दैट्स इट। आर यू गॉट द पॉइंट? ऐसे प्रोविजन पहले थे ही नहीं, लेकिन जो फॉरेनर इन्वेस्टर थे उनके पास ये राइट थे। तो अब देखिए, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल लॉज जो है वो इंसर्ट किए गए, मल्टीपल प्रोविजंस रखे गए, और उसके बाद ही हमारे यहाँ पे जो है कंपनीज एक्ट में मेजर चेंजेस किए। आर यू गॉट द पॉइंट? तो प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स पेइंग टैक्सेस। अच्छा, पेइंग टैक्सेस में क्या बड़ा बदलाव था? पेइंग टैक्सेस में एक बड़ा चेंज था जीएसटी। इंडिया के अंदर पहले मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे। आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, वहां भी टैक्स पे कर रहे हो, आपकी जो इनकम है उस पर भी टैक्स पे कर रहे हो, आप फर्दर उससे कुछ काम कर रहे हो उस पर भी टैक्स कर रहे हो। तो इसका मतलब मल्टीपल टैक्स लॉज थे। मल्टीपल टैक्सेस होने की वजह से जो आपके ऊपर टैक्स बर्डन था वो बहुत ज्यादा था और गवर्नमेंट की पॉकेट तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा एक काम करते हैं, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द GST। इट इज अ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड पिक्चर्स। ये सब वो प्रैक्टिसेस थी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड थी। तो हमारे देश के अंदर भी क्या आया? वन नेशन वन टैक्स। ये भी किसकी वजह से आया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग इंप्रूव करने की वजह से। क्योंकि हम यहाँ पे आप जब भी कभी पढ़ोगे तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात होगी, और जब हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हमें हमारे यहाँ के लॉज ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनल लोगों को भी समझ में आए, या अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने आए तो उन्हें भी समझ में आए। इंडिया की दिक्कत क्या है? देखो मैं आपको यहाँ से ना पास्ट हिस्ट्री में ले जाती हूँ और कुछ चीजें समझाती हूँ, इसे छोड़ दीजिए आप। आपने कुछ ऐसे सीरियल देखे हैं जो हमारे देश आजाद होने से पहले के हैं? कोई ऐसा सीरियल या मूवी देखी हो? देखिए कोई मूवी जिसमें हमारे देश आजाद होने से पहले का सिनेरियो दिखाया गया हो, जब अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे। ऐसी कोई ना कोई सीरियल आपने जरूर देखा होगा जिसमें लड़ाई चल रही है, जिसमें अंग्रेज के सिपाही होते हैं, अंग्रेज सिपाही जा रहे हैं खटखट खटखट घोड़ों पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ देखा है आपने? देखा है भैया? देखा ही होगा। तो आपने एक चीज जरा समझिए, हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लॉज स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस होते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स हैं ना वो लॉ कंप्लाइंट होते हैं। क्या होते हैं? और हमारी एक खास पहचान है, हम लॉ ब्रेकर बहुत तगड़े हैं। मतलब हम इतना मजा हमें लॉ ब्रीच करने में आता है कि पूछे ही मत।
हिंदुस्तान के अंदर जब एक व्यक्ति बाइक लेके चलता है तो वो सिर को कभी हेलमेट नहीं बनाता, वो हाथ को हेलमेट बनाता है, कहता है जी सिर से ज्यादा जरूरी मेरा हाथ है। तो आपने देखा होगा बाइक वाले जनरली हाथ पे लटका के बाइक चलाते हैं, मतलब चाहे उस पर कितना भी लोड पड़ रहा है, आगे सामने नजर पुलिस वाला तो फटाफट सिर पे आ जाता है वो। तो ऐसे करके सिस्टम है। अगर हम बात करें रेड लाइट की, रेड लाइट जंप रात की बात कर रहे हो आप, दिन की बात कर रहे हो या रात की बात कर रहे हो, दिन दहाड़े पुलिस वाले का मुंह उधर, हमने साफ बाइक निकल गई टैक्स से, गाड़ी जंप कर देते, मैं भी कर देती हूँ कभी कभी जब लेट होती हूँ, मैं किसी की क्या बताऊँ, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे यहाँ पे कोई डर और खौफ नहीं है, बस पुलिस वाला अगर मिल भी जाए तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, मैं कुछ नहीं बोल रही, बच्चे बोल रहे बहुत शरारती है, तो इट मीन्स वही होता है जो मंजूर खुदा है, फाइन देना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर आपकी कोई बातचीत सही होनी चाहिए, दो ही बातें हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है ना, तो पुलिस वाले से पता है, रुको भैया बात करो, मेरे चाचा जी प्रधानमंत्री है, बात करो, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, सीधा सिंपल यही फॉर्मेट है। आप कभी भी नोटिस करना, जब कोई बाइक वाले को पकड़ लेता है, गाड़ी वाले को पकड़ लेता है, सीधा फोन मिला के पुलिस वाले को बात करो, तो वो सब उनकी रिश्तेदारी सेटिंग्स होती है और छूट जाते हैं। बट इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द अब्रॉड, इन फॉरेन कंट्रीज ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं चलान्स, अब इंडिया में भी होने लगे हैं। तो जब चलान फोन पे आता, कहाँ काटा चलान, कटा कहाँ की, कट गया भाई अब तो जहाँ कटना था। तो इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया था इंडिया के अंदर, तो उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, देयर आर टोटल 620 सेक्शंस आर देयर। सो उसकी ना मैं आपको एक डिबेट सुनवाऊंगी। जब हमारा एक्ट पास हो रहा था 2013, तो उसके दौरान ये बोला जा रहा था, सचिन पायलट अगर आपने नाम सुना, उस समय उनको ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया था। उन्होंने कहा था सर हमारे यहाँ पे फ्लॉज है, हमारे यहाँ पे मल्टीपल लॉज है, तो हमें इनको छोटा करने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लॉज होते हैं उतना कंप्लाइंसेस कम होता है, जितने कम लॉज होते हैं उनका कंप्लाइंसेस ज्यादा होता है, ये तो आप भी समझते हो ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे एक नियम लेके आए, और वो नियम क्या था वो जरा सुनिए। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, क्या बोला मैंने, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब मैं एक और नाम बोल रही हूँ, दोनों में अंतर बताना। कंपनीज एक्ट 2013 और मैंने बोला इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, दोनों के बीच में अंतर क्या है, फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। और ये सबके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपकी बेस चल रहा है, अभी मैं चैप्टर पढ़ा ही नहीं रही हूँ, अभी तो सिर्फ मैं आपका बेस क्रिएट कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने एक टर्म यूज किया, मैंने कहा कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा टर्म मैंने यूज किया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, दोनों के बीच में अंतर क्या है। बिल्कुल सही कहा, इस बच्ची ने पहले मुझसे पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, या आता था आपको पहले से ही। अच्छा मैंने बताया था तो याद होगा इनको, बेसिक पहले जब पहले लेवल पे थे ये। मेरी बात सुनिए, एक होता है हमारा एक्ट और एक होता है हमारा कोड, ये सिर्फ एक कोड नहीं आगे भी आएंगे। तो मैंने नाम क्या लिया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल लॉज को कॉन्सोलिडेट कर दिया जाता है। अब मेरी बात सुनो, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट करनी है कंपनी एक्ट, अगर एलएलपी इंसॉल्वेंट करनी है तो उसके लिए अलग नियम, अगर इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी उसका अलग नियम, पार्टनरशिप को इंसॉल्वेंट करना है उसका अलग नियम। इसका मतलब जब इंसॉल्वेंट ही करना है तो मल्टीपल एक्ट्स की क्या जरूरत है, तो इन्होंने कंसोलिडेट करके एक नियम बना दिया, दैट इज द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अच्छा ये बताइए, क्या इसके आने से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सिंपल हो गई होंगी, आसान हो गई होंगी? क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही नियम है, उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। बच्चों अगर हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की बात करें तो ये देखिए पॉइंट नंबर 10 आपको नजर आ रहा होगा, पॉइंट नंबर 10 आपको नजर आ रहा होगा, जिसका नाम क्या है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ, अच्छा ये बताइए क्या ये 2015 से पहला है या बाद का है, सोच के बताना प्लीज, माइंड में थोड़ा सा सोचना और उसके बाद बताना। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, अब कुछ हिस्ट्री देखते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जिसे हम आईबीसी बोलते हैं, आईबीसी कोड पहला या बाद का, क्योंकि हम होश में कब आए थे, 2016 में आए थे, बिल्कुल सही कहा। हम जो पिक्चर में हमारे जो कानून आए वो 2016 में आए, ये देखिए भारत का राज्य पत्र, दिस इज अ ऑफिशियल गैजेट। ये क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट। पता होना चाहिए आपको सारी चीजों का। जब भी कभी कोई कानून इंडिया के अंदर लागू किया जाता है, आता है, कोई एक्ट बनता है, तो वो इसमें पेश किया जाता है, इससे बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट, या बोला जाता है भारत का राजपत्र।
द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है कि नया कानून पिक्चर में आ चुका है। तो ये जो हमारा आया था बच्चों, दैट इज टू बी इन द 2016। ये नजर भी आ रहा है आपको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अच्छा, ये 2016 में ही क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो मोदी जी ने 2015 के बाद ही रफ्तार पकड़ी थी। मोदी जी ने कहा था देखिए मैं ना इतने सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स कर रहा हूं, मैं अलग अलग कंट्रीज में जा रहा हूं, स्टिल इंडिया में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, स्टिल इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। देखिए, यू आर नॉट डूइंग अ CS कोर्स, यू आर नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी बट यू आर ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। जब तक रूट कॉज नहीं बताऊंगी ना, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, 10 बार पढ़ लेना भूल जाओगे, 20 बार पढ़ लेना भूल जाओगे। जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा, आप हमेशा भूलोगे। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करो, मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स इन योर कोर्स, मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, और इतने कॉन्सेप्ट को रट नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। तो ये बताइए मैंने क्या बोला था, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में आया। बहुत सारे लोग बताते 2016 में आया, लेकिन क्यों आया? क्योंकि 2015 में मोदी जी जाग चुके थे और वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर आ क्यों नहीं रहा। तो इन्वेस्टर ना आने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारी क्या थी, बताइए जल्दी से? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ये वर्ड ग्रुप है ना, ये यहाँ पे जो ये प्रिपेयर किए जाते हैं डूइंग बिजनेस, ये यहाँ पे सबसे मेन चीज ये आ रही थी हमारी कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो रैंकिंग के बेसिस पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी रैंक क्या है। आप जानते हो हमारी रैंकिंग के बेसिस पर इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर थी। और ये साइट सिर्फ मैं नहीं खोल रही, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी खोल सकता है। अब मान के चलिए शी इज अ मिस्टर टॉम एंड या जो भी है मिस्टर ए, या कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में बिजनेस करने जाता है, वो सबसे पहले वहां के प्रोफेशनल से पूछेगा इंडिया की रैंक बताना, कि सर नीचे से बहुत अच्छी है, नॉट इंटरेस्टेड। आप कितना भी इनवाइट कर लो, कोई आएगा ही नहीं। तो हमने फिर इस पे काम किया और ये हमारा था टोटल कितने पॉइंट, इसके बेस क्या था जरा बताना? टोटल 10 पॉइंट्स थे। इसका मतलब अब हमें समझ आ चुका था। तो मोदी जी ने प्रोफेशनल से बोला रूट कॉज निकालिए। उन्होंने बताया कि सर ये ना 10 फैक्टर्स हैं जिनको हमें क्या करने की जरूरत है, इंप्रूव। क्या क्या फैक्टर है जरा बताना? सबसे पहला स्टार्टिंग अ बिजनेस। अच्छा, स्टार्टिंग अ बिजनेस के लिए इंडिया के अंदर क्या शुरुआत हुई कि बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो सके? CRC। ये बताती हूँ मैं आपको, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि इंडिया के अंदर पहले कंपनी बनानी है तो कितनी सारी कंपनी बननी है, सबके काम एक जगह हो रहे थे। लेकिन जब से CRC बनाया, वो कहाँ पे? गुड़गांव मानेसर। ऑल ओवर इंडिया कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एक दिन में कंपनी की एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है और आप इजिली क्या कर सकते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर या ऑल क्लियर? तो स्टार्टिंग बिजनेस की ये कहानी रही, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया और इन्होंने इंसॉल्वेंसी को क्या किया बच्चों? रिजॉल्व किया, जिसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और कॉन्सेप्ट्स की ओर चलेंगे और पॉइंट्स की ओर चलेंगे और तब जाके हम आगे आ पाएंगे। अब बच्चों मैं आपको मीनिंग ऑफ लॉ बताती हूँ। तो मीनिंग ऑफ लॉ आपको पता ही होगा कि लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑफिशियल रूल्स। क्या बोला जरा बताना? सेट ऑफ ऑफिशियल रूल्स, रेगुलेशंस एंड एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट। तो जो अगर हम नियम कानून की बात करें तो कानून का मतलब आपको पता है। एक क्वेश्चन और पूछती हूं मैं आपसे, आपको पता है देश के अंदर कोर्ट कब से स्टार्ट हुई? कोर्ट का सिस्टम ब्रिटिश टाइम से, उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं थी? हाँ, पंचायत नहीं, पंचायत इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोर्ट सोच के बताना, होती थी राजा महाराजाओं के टाइम में।
खिचड़ी बना लो आप यहाँ पे। आज की डेट में ऐसा सिस्टम नहीं है बच्चों। आज की डेट में आपकी कोर्ट होती है, कोर्ट में जजेस होते हैं और सारी पार्टीज होती है। और आपने एक पॉइंट देखा होगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कितने बच्चों ने सुनी है ये बात? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सब कुछ नोट किया जाता है। उसे बच्चों बोलते हैं प्लीडिंग्स। क्या बोलते हैं? प्लीडिंग्स। नोट प्लीड किया जाता है, फाइल की जाती है, प्लीडिंग्स फाइल होते हैं। उसके बेसिस पर कोर्ट की कार्रवाई होती है और कोर्ट का अंत में एक डिसीजन आता है जिसे बोलते हैं जजमेंट। क्या बोलते हैं? जजमेंट। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अब पुराने समय में कोर्ट क्यों नहीं होती थी, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि पहले कोर्ट क्यों नहीं होती थी, प्लीडिंग्स क्यों नहीं होती थी, लिखित में कुछ भी क्यों नहीं था? क्योंकि क्राइम ही नहीं था। राजा से ही इतना लोग डरते थे कि क्राइम होता ही नहीं था। ये तो अंग्रेजों के टाइम में कोर्ट एस्टेब्लिश की गई ताकि इंडियंस को उठा उठा के फांसी दी जा सके, सजा दी जा सके। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? फिर धीरे धीरे अब तो आज की डेट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? तारीख। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने कहा कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन लॉ की बात करें, कंपनीज एक्ट की बात करें, तो कंपनीज एक्ट के जो पेरेंट है वो इंग्लिश लॉज है और वहीं से ही हमारा कंपनीज एक्ट चला आ रहा है। तो ये देखिए, कंपनी का मीनिंग जरा समझिए। कंपनी का मतलब है कंपनी इज एन एसोसिएशन। फिर से देखिए क्या बोला? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे अब एक और पॉइंट समझने वाला है कि कंपनी जो है एक एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है जरा बताना? पर्सन्स की, जो साथ में क्या कर रही है? वर्किंग टू अर्न क्या? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करने के लिए एकजुट हो रही है, तो उसे बोला जाता है कंपनी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, ये दो हो सकते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जिसका एग्जिस्टेंस बाय लॉ है, लॉ के द्वारा एग्जिस्ट किया। जैसे कंपनी है, कंपनी एग्जिस्ट कब करती है? जब कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब सुनिए मेरी बात। यहां इन्होंने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। यस, बताइए पर्सन का मीनिंग क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सन? हियर पर्सन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेकेंड वन इज अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? मैं हूं, आप है, सब नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन खाली कंपनी नहीं बोल सकते, जो कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ से होता है, जिनका बर्थ एज पर लॉ है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? यू ऑल क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपके माइंड के लिए। क्या कंपनी जो होती है उसमें खाली नेचुरल पर्सन ही होते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी जुड़ सकते हैं, बताइए ना जल्दी से। आ सकते हैं। क्या खाली आर्टिफिशियल पर्सन से कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती। साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी? नेचुरल पर्सन, क्योंकि जिसके पास ब्रेन हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल पर्सन की, तो नेचुरल पर्सन का तो इन्होंने मीनिंग क्लियर कर ही दिया कि नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? ह्यूमन बींग्स है। और आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्म है, कंपनीज है, ट्रस्ट है, एलएलपी एक्सेट्रा। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन? दो टर्म फिर से देखिए, यहाँ पे वापस आते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन उठाई, क्या जरा देखना, पढ़ना जरा। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहला मीनिंग हमने क्या लिया? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? तो पर्सन बताइए कितने तरीके की? कम ऑन रिप्लाई। टू। वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड वन इज अ नेचुरल पर्सन। अब दूसरा टर्म हम समझेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होते हैं इनकॉर्पोरेटेड और दूसरे होते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड। क्या क्या बताया जरा बताना? इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा अनइनकॉर्पोरेटेड। अगर हम इनकॉर्पोरेटेड की बात करें, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कौन से वाले होंगे? जिनका बर्थ कैसे हुआ है? कम ऑन रिप्लाई। लॉ से। और अनइनकॉर्पोरेटेड जिनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। अगर लीगल एंटिटी है तो इनकॉर्पोरेटेड, लीगल एंटिटी नहीं है तो अनइनकॉर्पोरेटेड। अब पढ़ते हैं। सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड इट। अच्छा, क्या ये वही बात नहीं दिखा रही? सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या ये इसका मतलब यही नहीं है? तो इनकॉर्पोरेटेड में अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या रहेगी? सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर अनइनकॉर्पोरेटेड में रहोगे तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है।
तो इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने कहा पर्सन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी दो तरीके की हो सकती है। क्या क्या जरा बताना, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड, दोनों में अंतर क्या है? अगर इनकॉर्पोरेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी क्या रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और अनइनकॉर्पोरेटेड की बात करेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, अनइनकॉर्पोरेटेड का बेस्ट एग्जाम्पल बता सकते हो? पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम्पल क्या है जरा बताना, पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म कैसे एग्जिस्ट करती है? बाय साइनिंग अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज क्या बन जाती है? पार्टनरशिप फर्म। तो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे, और अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी बताइए इनकॉर्पोरेटेड है या अनइनकॉर्पोरेटेड है? इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी क्या है बच्चों? इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर, ये ऑल क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हम जब कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो कंपनी एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि कंपनी एक्ट जब चलेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसकी कुछ ऑथोरिटीज के नाम मैं बता रही हूँ, आरडी, आरओसी, नफरा, ओएल, एसएफआईओ, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बारे में। किसके बारे में? एनसीएलटी और एनसीएलएटी। इसकी कुछ हिस्ट्री है, पहले वो समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली अब मेरी आप बात समझना, हम चलते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, और जब हम कंपनीज एक्ट 1956 में जाते हैं तो वहां पे बच्चों होता क्या है, एक सेकेंड बेटा, अब यहाँ पे जरा समझना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एनसीएलटी एंड एनसीएलटी की, तो इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है कि कंपनीज एक्ट 1956 जो है आपका, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि अगर दो कंपनी को आपस में मर्ज होना है तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अब मान के चलिए कोई फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी आपस में दोनों मर्ज होना चाहती है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट के पास क्या सिर्फ कंपनी से कनेक्टेड केस है या मल्टीपल केसेस है? मल्टीपल केसेस हैं। तो बताइए क्या उनका आपस में मिलना असंभव हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से इंडिया को बिल्कुल बकवास बोला, बिल्कुल बेकार है। कि क्यों? कि अगर हम मर्जर करना भी चाहें ना तो हमें वहाँ की हाई कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने जाएंगे तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, इट टेक लॉट मोर टाइम। और दूसरी बात, हाई कोर्ट ओवरबर्डन होगी। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि एक काम करते हैं, कोर्ट जैसी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोर्ट जैसी। और फिर पिक्चर में आई एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। क्या क्या जरा बताना, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। क्लियर हो रही है बात? अब ये अपीलेंट ट्राइब्यूनल का मतलब इन्होंने कहा देखो हाई कोर्ट का रूट खत्म करो। कि कैसे? कि पहले एनसीएलटी के पास जाना है, और अगर एनसीएलटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या फिर हाई कोर्ट के पास जाना है? लॉने का नहीं, आपको उसके बाद भी एनसीएलएटी के पास जाना है, जो कि दोनों कोर्ट नहीं है, क्या है? कोर्ट के जैसी। क्या बोला मैंने? कोर्ट के जैसी। एंड टेक्निकल भाषा में इन्हें बोलते हैं क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो ईटी का एग्जाम नहीं दे के आया, सीधा एग्जी में आया, जिसने ग्रेजुएशन के बेसिस पर आए हो, तो अगर आप ईटी दिया तो आपने एनसीएलटी एनसीएलएटी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आपका बेसिक मतलब सही अगर आपने पढ़ा है, या अगर खुद पढ़ा है तो एक अलग बात है। तो जब खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आपको पढ़ाया ना, कि ऐसा कोई बच्चा जिसने एनसीएलटी एनसीएलटी नहीं पढ़ा, फ्रेंकली आप मुझे बताना, ताकि मैं उसी लेवल से चीजों को लेके चल सकूं। सब बच्चों ने पढ़ा है एनसीएलटी? नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना है, लेकिन पता नहीं है। फिर आप देखो, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर नहीं करोगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अगर आपने पहले एनसीएलटी सुना है तो एक अलग बात है, और सुना सुना है तो दूसरी बात है। तो आपने सुना है या सुना सुना है? हाँ जी, सुना सुना है या सुना सुना है? पीछे आपने कहाँ से पढ़ाई करी है अपनी ईटी की? हाँ, तभी तो आपने सुना होगा, या सुना सुना है? सुना सुना है इनका। तो आपका पीछे सुना सुना है। देखो कितने अच्छे लगते हैं ना जब अपनी बात सही तरीके से बता देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने भाई सब सुना है या सुना सुना है? अच्छे से सुना है तुमने, ठीक है। अब एक बार और सुन लीजिए। लेकिन
अगर हम एनसीएलटी की बात करें तो एनसीएलटी जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसमें बड़ी कमाल की बात भी है, तो 2013 एक्ट के साथ ही इंट्रोड्यूस कर दी थी कि अब जो हाई कोर्ट की पावर है वो किसके पास चली जाएगी, एनसीएलटी। हाई कोर्ट में जो केसेस डील करते हैं वो एडवोकेट्स होते हैं, क्योंकि कोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी नहीं जा सकता। अब जैसे सपोज करिए हमें किसी कंपनी का मर्जर करवाना है, तो मर्जर बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, कंपनी एक्ट के सेक्शंस लगते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी सारा प्रोसीडिंग प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करके बंच बना के किसको देगा, एडवोकेट को, यस और नो। और फीस कौन चार्ज करेगा, एडवोकेट, क्योंकि हम तो जा ही नहीं सकते, तो हमारी बड़ी दुख की बात थी। लेकिन फाइनली व्हेन एनसीएलटी कम्स इनटू द पिक्चर, इट गिव्स अ न्यू होप टू अ बडिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज रीजन इज वेरी क्लियर, इवन company secretary in practice, CA in practice, CMA in practice and advocates are eligible person to represent the case in front of NCLT and NCLAT and not even NCLT and NCLAT, इनकी तर्ज पे जितनी भी क्वाशी जुडिशियल बॉडीज है वहां सब जगह केस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब ऐसा होने से सबसे ज्यादा स्कोप किसका कम हुआ, एडवोकेट्स का। दे फाइल्ड सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, से एनसीएलटी इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लॉजिक देखिए क्या बोला कि एनसीएलटी इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इसके बाद एक बात तो साफ हो गई, कंपनीज एक्ट 2013 तो पिक्चर में आ चुका था इन द ईयर 2013, 29 अगस्त, बट द प्रोविजंस कनेक्टेड टू द एनसीएलटी आर नॉट कम इन टू द पिक्चर। हाई कोर्ट ही चलता रहा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद केस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। इन द ईयर 2016 जून 16 जून में केस डिसाइड हुआ। बताइए किसके फेवर में डिसाइड हुआ होगा, गवर्नमेंट के। और फाइनली आप जब एनसीएलटी के प्रोविजंस पढ़ोगे ना तो उनकी इफेक्टिव डेट 2016 है, क्योंकि केस जो विन किया था वो कब किया था, 2016 में। और 2016 से एनसीएलटी कम्स इनटू द पिक्चर, एंड अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसकी ही एपिलेंट बॉडी है एनसीएलटी। जब भी कभी मैं आपको बोलूँ ना क्वाशी जुडिशियल बॉडी, कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल पर्सन अपने केस को रख सकता है। तो अब एक बात तो साफ हो गई, अब हम सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है, अब हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। इसीलिए बच्चों आपको आपके लिए एक काम की बात बता देती हूँ, जब आप प्रोफेशनल में आओगे ना तो आपका एक पेपर है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स बता रखी है, अपीयरेंस, हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी, व्हाट टू वियर whenever you represent the case, dress code, language, communication skill, etiquettes, each and everything is to be mentioned in CS professional। वहाँ ड्राफ्टिंग के पेपर में हर चीज बताई गई है कि आपको कैसे केस रिप्रेजेंट करना है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो नेक्स्ट हमारी क्या है, एनसीएलटी, और एनसीएलटी के बाद क्या है बच्चों, एनसीएलएटी। अच्छा, क्या एनसीएलएटी में भी सीएस अपना केस रख सकता है? पता है सीएस के दो तरीके के स्कोप आए। अब दो तरीके के स्कोप समझो। पहला स्कोप तो आपको समझ में आ गया, क्या है जरा बताना, कि एनसीएलटी में हम अपने क्लाइंट का, अपनी कंपनी का केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो पहले मर्जर होता था तो उसमें हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी, एडवोकेट। अब आपको एडवोकेट की हेल्प लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि होलसेल आप जा सकते हो। दूसरा स्कोप अंदर का बताती हूँ आपको। एनसीएलटी जो होती है ना वो कोर्ट के जैसी है, तो वहां पे ना दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल मेंबर और एक होते हैं जुडिशियल मेंबर। क्या क्या बताया, टेक्निकल मेंबर और दूसरा जुडिशियल मेंबर। ये जो आपके टेक्निकल मेंबर्स होते हैं ना, टेक्निकल मेंबर का मतलब है जो जुडिशियल मेंबर है उनके पास जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइक वो रिटायर्ड जज होने चाहिए। लेकिन जो टेक्निकल मेंबर है उनके पास लीगल नॉलेज, लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल पर्सन है। अगर उनको 15 साल अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो उनकी जॉब एनसीएलटी में भी लग सकती है एज ए टेक्निकल मेंबर। स्कोप समझ में आ गया? कहाँ कहाँ बताना, दो स्कोप बताइए। पहला, आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सेकंड वन, जो एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना उसके अंदर मेंबर भी बन सकते हो। कौन से वाले? टेक्निकल, जुडिशियल नहीं, क्योंकि जुडिशियल की एलिजिबिलिटी क्या है, जुडिशियली बैकग्राउंड, और टेक्निकली ये एक्सपीरियंस है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो अब जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो दो क्वाशी जुडिशियल बॉडीज हैं, मतलब एनसीएलटी और उनकी अपीलेंट बॉडी एनसीएलएटी। अच्छा ये बताइए, अगर एनसीएलएटी से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो केस कहाँ फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब मुद्दा उठता है कि खाली एनसीएलटी एनसीएलएटी से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें ऑथोरिटीज भी चाहिए। कि ऑथोरिटीज कैसे? कि इसमें एक बनाई गई आरओसी। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी का माता पिता, जैसे आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। तो सब कुछ जो है
कंपनी के वो कौन है? आरओसी। आरओसी के पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड फाइल करेगा कंपनी सेक्रेटरी। दो बातें सुनना, जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी वो कौन करेगी? आरओसी, लेकिन रिकॉर्ड फाइल कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। और किसका फाइल करेगा? कंपनी का। किसका फाइल करेगा और क्यों फाइल करेगा? बताइए, मेरे अलग अलग क्वेश्चन। पहली बात, आरओसी है, आरओसी को कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ आरओसी। अच्छा, उसी के साथ आरओसी को फाइल कौन करेगा? किसका फाइल करेगा? पर क्यों फाइल करेगा? क्यों फाइल करेगा? इसका लॉजिक क्या है? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट की कंप्लाइंस है। कंपनी एक्ट की कंप्लाइंस क्यों है? फिर से दोबारा से क्वेश्चंस देखिए, रिकॉर्ड कंपनी का मेंटेन कौन करेगी? आरओसी। फाइल कौन करेगा? किसका फाइल करेगा? क्यों फाइल करेगा? कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस है, और नहीं फाइल करेगा तो पेनल्टी है। पर क्यों है? सोच के बताइए ना, पर क्यों है? मैं साइट भी दिखाती हूं, तब तक साइट खोलती हूं आपके लिए, आप सोचो तब तक, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। पर क्यों है? ऐसा क्यों? हाँ जी बताइए, ऐसा क्यों? इसका लॉजिक समझिए जरा, इसका लॉजिक समझिए बच्चों, जरा ध्यान दीजिए चीजों पर। इसलिए कि कंपनी क्या किसी एक पर्सन की है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अभी पढ़ा था, जब बहुत सारे लोगों का पैसा एक कंपनी में लगा होगा तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और ट्रांसपेरेंसी किस चीज से आती है? जब ज्यादा डिस्क्लोजर्स होते हैं, और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट किसके तहत है? कंपनीज एक्ट। एक तरफ हमारे हाथ में लड्डू है, हम लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लाओ भाई पैसे, कि दे तो देंगे, लेकिन क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी। अब कंपनी बनाएंगे तो क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट फॉलो होगा तो क्या होंगे ज्यादा से ज्यादा? डिस्क्लोजर्स। और डिस्क्लोजर्स कैसे होंगे? डॉक्यूमेंट मेंटेन होंगे, और डॉक्यूमेंट आप अपने पास नहीं रखोगे, डॉक्यूमेंट आप सरकार को फाइल करोगे। और सरकार से, सरकार मींस व्हाट? मैंने टेक्निकल टर्म बोला आरओसी। इसका मतलब कंपनी का अगर कोई भी रिकॉर्ड आरओसी के पास है, मैं भी देख सकती हूं, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूं, आप भी देख सकते हो। पर कैसे? पब्लिक इंस्पेक्शन से। क्या वर्ड बोला मैंने, जरा बताना? पब्लिक इंस्पेक्शन। अब मैं आपके लिए एक वर्क बताती हूं, आप जरा ध्यान देना। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया? कि हमें ना एक कंपनी एक्वायर करनी है, एक्विजिशन करना है। और जब हमें कंपनी का एक्विजिशन करना है तो हमने उनसे कहा, मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ आपको अगर इरिटेट कर रहा है तो। अगर हम बात करें, मान के चलिए हमें कंपनी खरीदनी है। जैसे मैंने एक जब अपने ट्रेनिंग टाइम में काम किया तो कपिल देव जी ने कंपनी खरीदी थी। कपिल देव आप जानते हो, क्रिकेटर। तो उन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी, परचेज करी थी। अब उन्होंने टारगेट दिया था कि हमें कंपनी परचेज करनी है, तो इसकी प्राइस कोटेशन उन्होंने ये दिया है। प्राइस कोटेशन से मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाती हूँ, आप ही के काम के। सपोज करिए आप एप्पल परचेज करने के लिए शॉप पे गए, आपने एप्पल वाले से बोला कि मुझे एप्पल चाहिए, कि एप्पल चाहिए, कि हाँ मुझे एप्पल चाहिए, और उसने बोला कि 120 रुपीज़ पर केजी। आपने कहा बहुत महंगे लगा रहे, थोड़े सस्ते देना, कि नहीं मैं इतने ही दूंगा। आपने एप्पल को देखना स्टार्ट किया, दर्द, ओ भाई एप्पल तो खराब है, ये देखिए पिचक गया, ये खराब हुआ, बेकार एप्पल है। तो फिर उदास हो जाता है दुकान वाला, हो जाता है ना। अब उदास हो गया दुकान वाला, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? दुकान वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कितने रुपए दे दो? आप 100 दे दो, चलो छोड़ो। क्या ऐसा कभी सुना है आपने जनरल लैंग्वेज में? अगर आपने कभी एप्पल खरीदे होंगे तो, या तो आपके पेरेंट्स ही लाते हैं। आपने मोमोज तो खरीदे होंगे, मोमोज में कोई बार्गेनिंग नहीं चलती, वहाँ तो बच्चा कैसे भी खा लेता है। तो अब देखिए एप्पल 120 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन आपने उसमें कमी निकाली, और कमी निकाल के क्या बोला? 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये देने, हाँ चलो ठीक है 100 में ले जाओ, तो आप लेके आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से अब कंपनी का कोटेशन हमें 1000 करोड़ मिला, क्या हम 1000 में कंपनी खरीदे? आंसर इज नो। हम कंपनी में कार्रवाई करवाएंगे, कंपनी की हिस्ट्री चेक करवाएंगे, और अगर कंपनी की हिस्ट्री चेक करवानी है तो उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कब होगा? जब कंपनी का रिकॉर्ड होगा। कंपनी का रिकॉर्ड किसके पास है? आरओसी के पास, क्योंकि कंपनी की एक एक इंफॉर्मेशन आरओसी के पास रहती है, और ये कंपनी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी ने नहीं फाइल करी तो क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी। और इस काम के लिए किसको रखते हैं? कंपनी सेक्रेटरी। लॉजिक समझ में आ गया? अब हमने सारा पब्लिक इंस्पेक्शन करवाया, पब्लिक इंस्पेक्शन भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। सारे फॉर्म डाउनलोड कर लेगा, उससे चेक करते चले जाएंगे कितने प्रॉफिट थे, कितने लॉसेस थे।
अब उसमें पता चला यार ये तो नॉन कंप्लाइंट कंपनी है, लो कमी पता चल गई ना। अब कमी पता चली तो हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करी और फॉरवर्ड कर दी। रिपोर्ट दिखा के हमने कहा हम 1000 करोड़ नहीं दे सकते, आपने बहुत ज़्यादा कोटेशन दिए तो बेकार कंपनी है, इसमें तो बड़ी दिक्कत है, ये है वो है, 100 कमी निकाल दी, प्राइस कम हो जाएंगे। तो बच्चों इसे बोलते हैं कि ये एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट 3 तरीके की आती है, डील ब्रेकर, डील डाइल्यूटर और डील मेकर। आपके लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ, डील ब्रेकर, डील डाइल्यूटर और डील मेकर ये क्या चीज है। अगर रिपोर्ट आई क्लीन, कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं, तो डील मेकर हो गई। एक होती है डील डाइल्यूटर, कंप्लाइंसेस है, नॉन कंप्लाइंसेस है पर कम है, हो सकता है पेनल्टी देके काम चल जाए। एक होता है डील ब्रेकर, पता है कहाँ होती है डील ब्रेक, ऐसे नॉन कंप्लाइंसेस है जेल जाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाती है, डील ब्रेकर। ये फाइनल के कॉन्सेप्ट है लेकिन मैंने आपको हिंट दिया। अब मुझे ये बताइए आरओसी का रोल क्या है, बस मुझे इतना बता दो, व्हाट इज द रोल ऑफ आरओसी? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, ओके, एंड गिविंग सम अप्रूवल्स। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? कंप्लाइंसेस। अच्छा, अगर एक रिपोर्ट बना के भेजी और उस पर कंपनी सेक्रेटरी के साइन है और वो आपने आरओसी को दे दिया, आरओसी एक्सेप्ट कर लेगा आंख बंद करके। और भाई साहब इसमें अगर कंपनी सेक्रेटरी ने गलत रिपोर्ट दी, विश्वासघात होगा, जेल जाना पड़ेगा। और अगली बात सुनो, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो पावर ही छीन लेंगे, फिर आपसे बोल देंगे आपके बस की नहीं, साइन करना, किसी और को दे देंगे। किसी और को जानते हो आप कौन? जानते हो आप? जानते हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसीलिए हमें अपनी रिपोर्ट नीट एंड क्लीन देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पावर दी है, पावर दी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट पावर ले भी सकती है। तो इसीलिए हमें सब चीजें पढ़ के सही तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। और हमारे इंस्टीट्यूट का एक लोगो है, इंस्टीट्यूट का लोगो है सत्य धर्म वंदचर, सत्य की राह पर चलना है धर्म का पालन करते हुए। तो यहां पर आरओसी का रोल समझ में आया। आरओसी रिपोर्ट पढ़ेगी नहीं, आरओसी रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगी। रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करेगा? सीएस। फाइल कौन करेगा? सीएस। गवर्नमेंट के दूत हैं कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने उन्हें छोड़ रखे, मोदी जी थोड़ी ना हर कंपनी को चेक करेंगे, उन्होंने कहा आप चेक करो और भेजो। अगर सीएस का साइन है तो इसका मतलब रिपोर्ट क्या है? सही है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो एक ऑथोरिटी क्या रहेगी हमारी? आरओसी। अगली ऑथोरिटी रहेगी बच्चों आरडी। आरडी मीन्स व्हाट? रीजनल डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, आरओसी बड़ी रहेगी या आरडी बड़ी रहेगी? आरडी। आरडी होगी रीजन वाइज, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। और आरओसी होगी स्टेट वाइज। आरओसी क्या होगी? स्टेट वाइज। और आरडी होगी रीजन वाइज। अब एक और बात सुनो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर एक स्टेट में एक आरओसी हो। अगर बिजनेस कम है तो 2 स्टेट की एक आरओसी भी हो सकती है। जैसे JNK है आपका और लेह लद्दाख है, तो वहां पे काम कम है तो एक आरओसी से भी काम चला सकते हैं। अगर वर्कलोड ज्यादा है, अगर वर्कलोड ज्यादा है तो एक स्टेट में 2 आरओसी भी हो सकती है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, जैसे कि चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है। तो ऐसा जरूरी नहीं हर एक स्टेट में एक ही हो, 2 स्टेट की एक आरओसी भी पॉसिबल है और एक स्टेट की 2 आरओसी भी पॉसिबल है, डिपेंड अपॉन द वर्कलोड ऑफ द स्टेट। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आरओसी और साथ में क्या? आरडी, एनसीएलटी, एनसीएलटी। और बाकी का डिस्कशन हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बार सम अप करते हैं क्लास को, जरा समझते हैं। प्लीज बैग यहीं छोड़ के मत चले जाना, घर चले जाना। देखिए समझिए चीजों को। अगर हम कंपनी की बात करें तो जब भी कभी हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें सेक्शन 2 पढ़ना है। जैसे कि हमारी जो कंपनी की डेफिनेशन है वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 20। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं आप क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि जैसे मैं बोलूं ना कि डेफिनेशन, तो आपके माइंड में एक सेक्शन आना चाहिए, कौन सा? 2। टोटल 95 डेफिनेशंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद करना है? 0 टू हीरो तो 2 0, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20। इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स है, जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड 123 में, तो हम कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, है ना। तो सेक्शन नंबर कौन सा होगा? 123। अब फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 41। 41, हिंदी में 41 बोलते हैं, तो वो एकता के लिए है। एकता मतलब कोई लड़की नहीं है, वो मतलब यूनिटी के लिए। तो जितनी भी कंपनीज है ना सबको एक ही ईयर फॉलो करना है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड कम्स टू एंड 31st of March। तो सेक्शन 2 क्लॉज 41। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर क्या होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 40। तो 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 41 में फाइनेंशियल ईयर और 42 में फॉरेन कंपनी।
ठीक है, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी, और 123 के अंदर डिविडेंड। क्लियर होगी बात बच्चों? अब मिलेंगे हम परसों। आज थी हमारी बेसिक क्लास, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जो चीजें समझते जा रहे हो, जितना ज्यादा बेस मजबूत होगा उतना ज्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।